हमने आपके साथ जो कॉन्सेप्ट है उसकी क्या डिस्कशन की थी। मुझे ये बताओ, किसी कंपनी ने 5% शेयर हमने खरीदे, ठीक है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने 5% की इन्वेस्टमेंट्स परचेज की, इस पर अप्लाई होगा इंड AS 109 और ये मैंने आपको करवा रखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपने बाद में मान लेते हैं 20% शेयर और ले लिए, फटाफट से बताओ, जब 20% और लिए तो ये क्या बन गई? फटाफट से बताओ, ये क्या बन गया हमारे पास? ये एसोसिएट बन गया। और क्योंकि 25% हो गए ना आपके, आपने 20% मोर शेयर परचेज कर लिए, तो क्या बन गया? एसोसिएट बन गया। कौन सा इंड AS लग गया? 27 नंबर। आपके पास ऑप्शन क्या आ गई? कॉस्ट की या 109 की? क्या आप दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं? आपने फर्दर शेयर परचेज कर लिए, कितने? 30% शेयर। अब मुझे बताओ, आपका टोटल स्टेक कितने का हो गया? 65%। देखना एक बार, 25 और 30 नहीं, 55 हो गया। टोटल स्टेक कितना हो गया? 55% हो गया। तो मुझे फटाफट से बताओ, इन्वेस्टमेंट तो परचेज यहां पर भी होगी। अब हमारे पास इसका स्टेटस क्या हो गया? अब ये बन गई हमारी सब्सिडरी, और अभी भी इंड AS 27 लगेगा, कॉस्ट और 109। मुझे ये बताओ, कंसोलिडेशन हमने स्टार्ट कर दी, हमने कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दी, 103 की कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दी इसी डेट से। क्या आपको ये मैंने बता रखी है बात अच्छे से कि आपको पिछले लॉट का क्या करना चाहिए? ये आपको अच्छे से पता है? द आंसर इज यस, टू बी रीवैल्यूड, टू बी रीवैल्यूड। अब मुझे ये बताइए कि यहां कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गई और लेटर ऑन इस पार्टी को और कौन ज्वाइन कर लेगा? 110 भी ज्वाइन कर लेगा। ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन आप 103 लगाएंगे, बाद में इसके अंदर 110 भी आ जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताओ, यहां पर आके लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया। जब लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया तो मैंने आपसे कहा कि अब हमारे पास कौन बंद हो गया? फटाफट से बताओ, अब कौन बंद हो गया? ये हमारा स्टॉप हो गया, कंसोलिडेशन हमारी स्टॉप हो गई। ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टॉप होती है। इस दिन तक के लिए कंसोलिडेशन करनी पड़ती है, टिल डेट हमें कंसोलिडेशन करनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पर तो नहीं आता है। बैलेंस शीट तो किसके बराबर हो जाती है? अगर आपको याद हो, SFS के बराबर। पर CPL में अभी भी इंक्लूजन कर दी जाती है। कुछ याद आया? या कैश फ्लो स्टेटमेंट में अभी भी इंक्लूजन्स की जाती हैं ऑफ द सर्टेन पार्ट ऑफ द ईयर। मुझे ये बताओ, क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास लॉस ऑफ कंट्रोल में आपने 55% शेयर बेच दिए तो इसलिए लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने 10% शेयर बेच दिए और 40% रिटेन कर ली। बोलो हां। क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि 10% शेयर बेच दिए, 40% रिटेन कर लिए? क्या बन गया? एसोसिएट्स। या ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने 50% शेयर बेच दिए और कितने रिटेन कर लिए? 5% रिटेन कर लिए। बोलो ना हाँ। ये तो कह दो कि हो नहीं सकता, ऐसा तो नहीं है ना। या तो सारा बेच दोगे, या आपके पास 40% है, या किसी भी कारण से आपका स्टेक डाइल्यूट हो जाता है। वो भी मैंने डिस्कस कर रखा है कि डाइल्यूशन हो जाती है तो क्या करते हैं। तो मैंने आपको कहा कि ऐसी स्थिति में आपको अपने पास, ऐसी स्थिति में जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो तो वैसे ही एंट्री डालो जैसे आपकी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की एंट्री होती है, और इसमें प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल भी।
और कंसोलिडेशन के अंदर आपको मैंने कहा आपको एक जर्नल एंट्री डालनी पड़ती है। मैं भूल गया वो जर्नल एंट्री क्या थी, आपको अपने पास आज जो पैसा सेल से मिला, जो कंसिडरेशन रिसीव हुई, तो आपको वो कंसिडरेशन डेबिट करनी पड़ेगी। इसके अलावा एनसीआई आपको डेबिट करना पड़ेगा, जो आपके पास एनसीआई था। हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड हो, क्योंकि मैंने आपको डिफरेंट केस बनाए हैं। भाई ये रिटेन्ड है कि ये रिटेन्ड है। रिटेन किस पर करोगे? एट फेयर वैल्यू। रिटेन किस पर करोगे? एट फेयर वैल्यू। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये एसोसिएट बन गई तो क्या यही फेयर वैल्यू उसकी कॉस्ट मान ली जाएगी? कॉस्ट ऑफ एसोसिएट्स। और अगर मान लो रिटेन्ड इन्वेस्टमेंट 5% है तो दिक्कत ही नहीं है, आपके पास 109 तो कहता ही है, रीवैल्यू करके अपनी फेयर वैल्यू दिखाओ। इसका मतलब क्या आगे एसोसिएट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाएगी जो कि 28 नंबर की है, या 109 नंबर की जाएगी? 27 नंबर भी बोल सकते हो अगर आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हो तो। इसका मतलब जब ये वापस एसोसिएट हो जाएगा तो और स्टैंडर्ड लगेंगे, 110 और 103 नहीं लगेंगे, या 109 लगेगा। मैंने ये भी कहा था कि ये फेयर वैल्यू कैसे ढूंढी जाती है। ढूंढी जाती है। सबसे बेहतर तो यह है कि ये फेयर वैल्यू गिवन है तो उसको फॉलो करो। अगर सवाल में क्या ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं ये एग्जाम रिलेटेड है, एक्चुअल में कोई इंड ईयर्स में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब आपको ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं कि ये फेयर वैल्यू क्वेश्चन में दी हो तो ठीक है, नहीं तो जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है, ये व्हाट इज सब्सक्रिप्शन प्राइस? कई दफा ना हमारा स्टेक इसलिए कम हो जाता है क्योंकि कोई और आदमी से शेयर सब्सक्राइब कर लेता है, तो सब्सक्रिप्शन प्राइस इज कंसिडर्ड एज द फेयर वैल्यू। भाई मान लीजिए हमने शेयर नहीं बेचे, पर सब्सिडरी के कोई माइनॉरिटी ने, एनसीआई ने शेयर खरीद लिए, उनके पास कोई ऑप्शंस थी या फ्रेश इश्यू निकाला गया था जिनका प्राइस उन्होंने सब्सक्रिप्शन का बता रखा है, तो हम उसको उसके अंदर लेंगे। अच्छा, ये हमारी सेकंड प्रेफरेंस है। ये भी ना हो तो हमने कहा हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे या हम एनएवी निकालेंगे। मुझे ये बताओ इस एनएवी को निकालने का क्या तरीका रखा था हमने? आईएनए में क्या जोड़ दो? गुडविल। साथ में क्या जोड़ दो? सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो आपने रिसीव कर रखा है, डिवाइडेड बाय, अगर ये आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं आफ्टर सब्सक्रिप्शन इतने, मल्टीप्लाई कर दो रिटेन्ड शेयर्स कितने हैं आपके पास, कि आपके पास रिटेन्ड शेयर्स कितने हैं। इससे आप अपने पास एनएवी निकाल सकते हैं। यह भी ना हो तो मैंने कहा आपके पास एक यूनिटरी मेथड भी है। यूनिटरी मेथड क्या है? कि भाई सेल प्राइस जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की है, अगर वो आपके पास इन्वेस्टमेंट इतने परसेंट सोल्ड हैं तो आपने इतने परसेंट रिटेन की हैं, उसकी फेयर वैल्यू क्या होगी? क्या ये आपके पास 4 तरीके हमने बताए थे कि आपके पास ये 4 तरीके हो सकते हैं, इसी ऑर्डर में हम इनको यूज करते हैं। मुझे ये बताओ, इन्वेस्टमेंट को रिटेन करने के बाद क्या आपको गुडविल भी बुक वैल्यू पर हटानी पड़ती है और आईएनए भी आपको बुक वैल्यू पर हटाने पड़ते हैं, और डिफरेंस क्या आ जाता है? गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। ये हमारे पास गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाता है। हमने आपको इसके बाद कुछ और बातें भी बताई थी। क्या बताई थी जरा फटाफट से बताओ। हमने आपसे कहा था एक डिस्क्लोजर करना पड़ता है। कृपा करके बताओ डिस्क्लोजर क्या था? शायद डिस्क्लोजर मैंने आपको समझाया नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ मुकुल, रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा। तो डिस्क्लोजर में क्या था कि जो इन्वेस्टमेंट्स रिटेन की हैं उनकी फेयर वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे कि उनकी एनएवी कितनी है, और उसके डिफरेंस को बोलेंगे गेन और लॉस ऑन रीमेजरमेंट्स। मैंने आपको ये अभी तक समझाया नहीं था ये क्या चीज है, तो किसी सवाल के जरिए आपको मैं डिस्कस करवा दूंगा, डोंट वरी। इसके अलावा एक बात मैंने और बताई थी, अगर आपको याद हो, वो तो हमने डिस्कस कर ली थी, कि जब हमारे पास लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो जो सब्सिडरी की ओसीआई आइटम्स हैं इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनका क्या ट्रीटमेंट करते थे? अगर वो रिसाइकिल हो सकती हैं तो आप उन्हें पीएनएल में डाल करके खत्म करो। अगर वो रिसाइकिल नहीं हो सकती हैं, कांट बी रिसाइकिल्ड,
तो आप उसे अदर कंपोनेंट्स में डाल दो, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में, यानी कि अल्टीमेटली वो हमारे पास अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में डालकर खत्म कर दी जाती हैं। ये मैंने आपको बातें बताई थी, पर इनसे भी पहले मैं एक बात आपके साथ और कहना चाहता हूं। स्टेप 1 पे आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? स्टेप 1 पे होना चाहिए चेक आपका एलओसी है कि नहीं है। चेक एलओसी है या नहीं है। अगर एलओसी है तो फिर तो आप अपने पास ये स्टेप्स अप्लाई करेंगे, तो चेक करने का काम आपका होगा। स्टेप नंबर 2, आप एसएफएस में जो एंट्री डालेंगे वो आप अपने पास वैसे ही डालेंगे जैसे आप इंटरमीडिएट में इन्वेस्टमेंट को सेल करते थे, बिल्कुल उसी प्रकार से अपने पास आप अभी भी एंट्री डालेंगे। और स्टेप 3 में जो आप अपने पास काम करते हैं सीएफएस के अंदर, मैंने कहा उसमें आप एक जनरल एंट्री डालेंगे, आप इसमें एक डिस्क्लोजर करेंगे, आप उसके अंदर ओसीआई के आइटम्स को ट्रांसफर करेंगे। कुछ याद आ गया? ये 3 बातें मैंने आपको फोकस कराई थी कि हमको अपने पास ऐसा करना चाहिए। फिर मैंने आपके साथ एक बात और बताई। अच्छा ये बताओ, जब आपने 40% रख ली या 5% रख ली तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आगे आपके पास फिर से, अगर आपने 10% शेयर परचेज कर लिए, मान लो तुम्हारे पास 40% थे या 5% थे, 40% फिर परचेज कर लिए, तो फिर से आपको पता है सब्सिडरी बनना शुरू हो गई, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने एक बात को गोल कर दिया, बताओ कौन सी बात को गोल कर दिया? यहां पर कंट्रोल आया था और यहां पर कंट्रोल गया। अगर इस दरमियान हम कोई शेयर खरीदते या बेचते या खरीदते या बेचते, इतने की कंट्रोल जिंदा रहता। समझ में आ रही है? दिस इज येट टू बी डिस्कस्ड। ये अभी येट टू बी डिस्कस्ड। इसमें लॉस ऑफ कंट्रोल नहीं है। तो क्या एक बात बताओ, अगर आप अपने पास इस चार्ट को देख लें तो आप मुझसे ये तो नहीं कह पाओगे ना कि सर अगर ऐसा हो तो कैसा, वैसा हो तो कैसा। मैं बोलूंगा सब्सिडरी से बनने के पूर्व का यह है कौन सा? पूर्व जन्म की कहानी। क्या बोलते हैं उसको? पूर्व जन्म को क्या होता है डरावने शब्दों में क्या बोलते हैं? पूर्व जन्म। वो बोलते हैं ना कि हाँ, जन्म से पहले वाली जो कथा है, ठीक है ना, तो पूर्व जन्म ही बोल देता हूं मैं। ये थी पूर्व जन्म कहानी, ठीक है। हाँ, पिछला जन्म, पिछला जन्म, पुनर्जन्म तो यहां हुआ ना, पिछला जन्म ये हुआ, ठीक है। तो ये पिछले जन्म की कहानी है। और ये कौन सी है? ये आज की कहानी है। और ये क्या है? अगला जन्म है। आहा, आप तो हमारी क्लास में देखिए, आपको हम कितनी ज्यादा सारी बातें बताते हैं कि आपका ज्ञान केवल होल्डिंग का नहीं बढ़ रहा, आप बहुत सारी बातें जान रहे हैं। ये बात अभी रहती है। मैं बीच में रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने गलत जोक दे दिया, मुझे नहीं देना चाहिए था, बट एनीवे अब चला गया तो चला गया। तो यहां तक कि हमने आपके साथ बातें करी थी और आज हम इसी के ऊपर सवाल करना चाहते हैं।